हेलो फ्रेंड, आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने प्रकाश के परावर्तन के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को, जो फिजिक्स का है। फिजिक्स के पहले अध्याय प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर कीजिए। और जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताया कीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसे मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, आपके होम स्क्रीन पे पहला ऑब्जेक्टिव आया है। कल जो है हम इसका सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन अपलोड किए थे, आज हम ऑब्जेक्टिव इसका करा रहे हैं। तो देखिए, कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम। आगे देखिए, कहता है फोकस पर अभिसरित करने वाला किरणपुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। फोकस पर अभिसरित करने वाला किरणपुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण से सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है आपको F बराबर R/2 सत्य है केवल अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ए और बी दोनों में, डी में है समतल दर्पण में। तो आपको पता होगा फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 जो है ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, एफ बराबर जो है क्या होता है? R/2। ठीक, वक्रता त्रिज्या बटे 2। यदि बोलेगा कि R बराबर क्या होता है, तो R बराबर होता है आपको 2F। कितना होता है? 2F होता है। ठीक, तो आगे देखिए, आगे कहता आपको, आगे क्वेश्चन में कहता है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो कहाँ होना चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता आपका क्वेश्चन, कहता है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी द्वारक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, द्वारक। आगे देखिए, कहता है किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। नियमित, अनियमित, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश किरणें आपतित होने पर परावर्तन होती है, नियमित होती है। जैसे ये देखिए, एक ये जो है चिकना मान लीजिए एक सतह है। ठीक, इस पे क्या हुआ? एक इधर से प्रकाश आया है, ये आपतित किरण हुआ, और यहाँ ये जो है ये आपतन बिंदु हो गया। ठीक, आपतित किरण जहाँ पड़ती है वहाँ आपतन बिंदु बनता है। ठीक, तो यहाँ से क्या हुआ? ये परावर्तित हो गई। ठीक, तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण। ये परावर्तित हो गया, ये आपतन किरण हो गया। ठीक, तो ये जो है नियमित होते रहता है। जब कोई किरण आएगा तो वो परावर्तित होगा ही। ठीक है, तो ये नियमित होते रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कौन सा मालूम पड़ता है? किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है? ठीक,
यदि समतल दर्पण में हम लेटर पी को देखेंगे तो वो कैसा प्रतीत होता है, जैसा पी है उसी तरह की उल्टा कैसा प्रतीत होता है। आर जैसा मालूम पड़ता है, ओ जैसा मालूम पड़ता है, पी जैसा मालूम पड़ता है, क्यू जैसा मालूम पड़ता है। तो पी को जब हम देखेंगे समतल दर्पण में तो वो हमको क्यू के जैसा मालूम पड़ता है। कैसा मालूम पड़ता है? क्यू के जैसा। पी होता है ऐसा, लेकिन यदि हम इसको समतल दर्पण में देखेंगे तो वो इस टाइप से दिखाएगा, ठीक, क्यू के जैसा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्यू के जैसा हमको दिखाई देगा। आगे देखिए, आगे का था आपका क्वेश्चन, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। ऋणात्मक, धनात्मक, ए एवं बी दोनों, कोई नहीं। तो अवतल दर्पण के लिए जो है आपको वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान होता है ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक मान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। अवतल दर्पण में जो है आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान होता है ऋणात्मक, धनात्मक, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? धनात्मक मान होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान धनात्मक होता है। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है, कहता है नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक है। बिंब दूरी क्या ली जाती है? ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, कहता है प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? कणों का प्रवाह, आंखों को प्रवाहित करने वाली ऊर्जा, तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश क्या होता है? आंखों को प्रवाहित करने वाली ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आंखों को प्रवाहित करने वाली ऊर्जा होती है प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में प्रकाश सघन है, प्रकाशिक सघन है, प्रकाशिक विरल है। पहले माध्यम का द्रव्यमान घनत्व अधिक है, दूसरे माध्यम का द्रव्यमान घनत्व कम है। तो क्या हो जाएगा? प्रकाशिक सघन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? हवा, जल, सीसा, हीरा। तो हवा में प्रकाश की जो है चाल अधिकतम होती है हवा में। ऑप्शन नंबर ए आपका हवा सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे का आता है क्वेश्चन आपका, थोड़ा फास्ट करते हैं क्लास को तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। कहता है आपको एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किसको मापना जरूरी है? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा पर्दा के बीच के दूरी को मापना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन लेंस है जो अपसारी लेंस कहलाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस को जो है
अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस सही हो जाएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, अवतल को अपसारी। आगे देखिए, कहता है अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होगा, ऋणात्मक धनात्मक एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण के लिए प्रकरण में किसी वस्तु और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान होता है ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए आपका ऋणात्मक सही हो जाएगा। कहता है उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका धनात्मक सही हो जाएगा। कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा क्या होता है? वास्तविक होता है, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा। तो कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी और सीधा होता है। कहता है समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दोनों प्रतिबिंब, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आभास करता है उसमें, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। आगे देखिए, कहता है किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य यानी पीछे की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है? तो आपको पता होगा गाड़ी के जो है साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वही बोल रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है, वाहनों में उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी उत्तल सही हो जाएगा। कहता है किसी दर्पण से आप कितनी ही दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। क्या होता है? समतल अथवा उत्तल। समतल और उत्तल जो होता है उसी में आपको सीधा प्रतिबिंब और छोटा दिखता है। ठीक है, कितनी भी दूरी में हो, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समतल अथवा उत्तल में जो है प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। ठीक, आगे देखिए, कहता है उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में जो है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, आभासी, वास्तविक तथा आभासी, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। कहता है दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरा को रखना चाहिए। कैसा रखना है? वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बाहर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को फोकस पे रखा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसमें कोई नहीं सही होगा। ठीक, आगे देखिए, कहता वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। समतल उत्तल, समतल अवतल, उत्तल अवतल, समतल उत्तल अवतल। तो कैसा होता है? समतल और उत्तल होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। समतल और उत्तल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, आगे देखिए, कहता है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की जो है प्रकृति कैसी होती है? सीधा, उल्टा, सीधा और उल्टा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहता है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, कहता है
20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठाता है। इस बिंदु की दूरी दर्पण से होगी 20 सेमी, 10 सेमी, 5 सेमी, 25 सेमी। तो कितनी होगी? 20 सेमी ही रहेगी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 20 सेमी। कहता है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी हो तो उसकी फोकस दूरी होती है। आपको पता होगा कि फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी एफ बराबर क्या होता है? r/2। तो यहाँ पे दिया गया है r का मान 40, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 40/2। इसको काट दीजिएगा तो एफ का मान कितना निकल जाएगा? 20 निकल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 20 सही हो जाएगा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस कितना होगा? उसकी आधी हो जाएगी। तो 40 का आधा 20 होता है, तो 20 हो जाएगा। तो आगे देखिए, आगे कहता है मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है, 45 डिग्री के कोण पर झुका है, 180 डिग्री के कोण पर झुका है, 135 डिग्री के कोण पर झुका है। तो मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है? अभिलंब होता है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पे अभिलंब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा होता है, वास्तविक और छोटा होता है, काल्पनिक और छोटा होता है, काल्पनिक और बड़ा होता है। तो कैसा होता है? काल्पनिक और बड़ा होता है। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? काल्पनिक और बड़ा सही हो जाएगा। कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो दोनों क्या हो जाता है? अवतल हो जाता है। दोनों अवतल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दर्पण तथा लेंस दोनों क्या होगा? अवतल होगा। आगे देखिए, कहता है आपको मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस के एक बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं। इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी फोकस आपका सही हो जाएगा। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। कहता है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, प्रबलीय दर्पण का। तो किसका जो है दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण यदि छोटा भी हो ना तो वो क्या करता है? बहुत सारा प्रतिबिंब को अपने में बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसीलिए जो है उत्तल दर्पण का ही प्रयोग वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। ठीक, आगे देखिए, आगे कहता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? दोगुनी होती है या आधी होती है, r/2 होती है। क्या होगा? तो ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है, आधा होता है। वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। तो कहता है दोगुनी, आधी होती है, चौगुनी होती है, इनमें कोई कथन सत्य नहीं है। तो क्या होती है? आधी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। देखिए, कहता आगे कहता आपको प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। प्रकाश की किरण के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, तारों के चमकने में,
ए और बी दोनों में, तो ए और बी दोनों में आपका सही हो जाएगा, सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, कहता है किस वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, सीधी रेखा में। जब किसी भी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी। प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी। लाल रंग की, हरी रंग की, काली रंग की, पीली रंग की। तो कैसी होती है, काली रंग की होती है। ऑप्शन नंबर सी काली रंग की सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, कहता है किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है छाया, उपछाया, कुछ भी नहीं, ए एवं बी दोनों। तो क्या होगा, ए एवं बी दोनों, छाया और उपछाया दोनों बनता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कहता है प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है। ठोस, गोल, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, चौकोर। तो कैसा बनता है, वृत्ताकार बनता है। ऑप्शन नंबर बी वृत्ताकार आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कहता है आपका दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है, प्रकाश, ध्वनि, तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है, प्रकाश। दृष्टि के जब भौतिक अनुभूति होता है तो उसको प्रकाश कहा जाता है। आपको प्रकाश की परिभाषा में हम ये पढ़ाए होंगे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, प्रकाश। कहता है प्रकाश एक रूप है। प्रकाश एक किसका रूप होता है, प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश किसका एक रूप होता है, ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ऊर्जा सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है। शीशा या कांच जो होता है वो किस प्रकार का माध्यम होता है, प्रकाशिक होता है। किसका माध्यम होता है, प्रकाशिक माध्यम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रकाशिक माध्यम सही हो जाएगा। शीशा और कांच प्रकाशिक माध्यम होता है। कहता है किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को गर्म करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है, ए, बी एवं सी तीनों। तो ये जो है तीनों करती है, ठीक है। किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को गर्म भी करती है, प्रकाशित भी करती है, माध्यम के कणों में गति भी प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर डी ये तीनों सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है टॉर्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। टॉर्च में जो है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। समांतर प्रकाश पुंज, अपसृत प्रकाश पुंज, संसृत प्रकाश पुंज, सभी उत्तर सही है। तो संसृत प्रकाश पुंज जो है टॉर्च से प्राप्त होती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, संसृत प्रकाश पुंज। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज अवतल अपवर्तन के बाद समांतर किरण पुंज में बदल जाता है, लेंस का नाम है। फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज अपवर्तन के बाद समांतर किरण पुंज में बदल जाता है, लेंस का नाम है। अवतल दर्पण से
उत्तल दर्पण से, दोनों से, किसी से नहीं। तो उत्तल दर्पण से, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण सही हो जाएगा। कहता है आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है, आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है। वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब उल्टा, वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब सीधा, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा। तो वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब उल्टा को दर्शाता है m का ऋणात्मक मान। ठीक, आवर्धन का जो ऋणात्मक मान क्या दर्शाता है, वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब उल्टा को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। प्रकाश की जो तरंग होती है वो किस प्रकार की तरंग होती है, ध्वनि तरंग के समान होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, कोई तरंग नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश की जो तरंगे होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है। द्रव्यतम माध्यम, किसी प्रकार की माध्यम नहीं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किसी प्रकार की माध्यम नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश तरंग के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता आपको प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होती है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होती है। बहुत छोटा, बहुत बड़ा, समान, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अन्य वस्तुओं की तुलना में क्या होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक, प्रकाश की चाल जो है भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, यानी जिस माध्यम में प्रकाश जाता है वह अलग होता है। ठीक, जैसा माध्यम रहता है वैसा प्रकाश जाता है। तो समान होता है, भिन्न होता है। तो भिन्न भिन्न जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भिन्न, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश की चाल जो है भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रकाश किरण है, क्या है, प्रकाश का बिंदु पथ, किरण का बिंदु पथ, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का बिंदु पथ होता है, प्रकाश किरण होता है प्रकाश का बिंदु पथ। क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किरणों के सहमत को क्या कहा जाता है। किरणों के समूह को, जिसको समूह कहा जाता है उस, ठीक, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। कल हम पढ़ाए थे आपको किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जो है किरण पुंज आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। पूर्ण रूप से क्या करती है, परावर्तित कर देती है, पूर्ण रूप से परावर्तित कर देती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका पूर्ण रूप से परावर्तित सही हो जाएगा। इसमें जो है, इसमें आपको किरण पुंज और प्रकाश पुंज ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका। ठीक, देखिए इसमें कहता है कांच से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होती है। कांच से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होती है। कांच कल बताए थे आपको, कांच क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक, कांच क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है।
तो कांच से जो है प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होती है, कुछ भाग पर परिवर्तित होती है, कुछ भाग अपवर्तित होती है, कुछ भाग अवशोषित होती है, ए बी एवं सी तीनों। तो ये जो है तीनों, ऑप्शन नंबर डी आपका तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, समान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कम। आगे देखिए, कहता है प्रकाश की किरणें हो सकती है, प्रकाश की किरणें हो सकती है दर्पणों द्वारा परावर्तित, पारदर्शी माध्यमों द्वारा अपवर्तित, लेंसों द्वारा अपवर्तित, फोकसित, इनमें से सभी सही है। तो ये जो है जितना है ये सभी सही। प्रकाश की किरणें हो सकती है दर्पणों द्वारा परावर्तित, पारदर्शी माध्यमों द्वारा अपवर्तित, लेंसों द्वारा अपवर्तित, फोकसित। तो ये जो है आपको सब सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का था क्वेश्चन आपका, किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरने पर आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध होता है। तो कल आपको बताए थे, जब कोई किरण इधर से आती है और इधर जब चले जाती है, यानी ये आपतित किरण हुआ और ये परावर्तित किरण हुआ, तो ये अभिलंब के बीच जो कोण बनाता है आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, कोण आई बराबर कोण आर, दोनों मान क्या होता है, बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट कहता है आपको प्रकाश हमें निम्नांकित संचार के साधन प्रदान करता है। प्रकाश हमें निम्नांकित संचार के साधन प्रदान करता है। कांच रेशों से बनी तंतु, प्रकाशिक केबल, टेलीफोन, इनमें से सभी सही। तो ये जितना है सब सही है। ठीक है, प्रकाश हमें सब जो है साधन प्रदान करती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है प्रकाश तरंगें होती है। प्रकाश की जो तरंग होती है, प्रकाश की जो तरंग होती है वो चुंबकीय तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, विद्युतीय तरंगें होती है, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंगें सही हो जाएगा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है। प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है, किरण ऊर्जा का, यह एक बल है, ए एवं बी दोनों, कोई नहीं। तो प्रकाश किस ऊर्जा का रूप होता है, विकिरण ऊर्जा का रूप होता है, विकिरण ऊर्जा का रूप होता है प्रकाश। तो आज हम जो है प्रकाश के परावर्तन भौतिकी के पहले अध्याय के 60 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम कवर किए हैं। इसके नेक्स्ट और वीडियो हैं। ठीक, नेक्स्ट और क्वेश्चन बचा हुआ है, तो उसका हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।